हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक शानदार, ज़बरदस्त और जानदार सेशन के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्कशन आज के टॉपिक पे होने वाला है। जो भी टॉपिक आएगा, ये सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा इस लेक्चर को, ज़रूर आपको यहाँ से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं अब समय ना बर्बाद करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए आइए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, यानी श्रेणी अनुनाद परिपथ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में VC का मान दिया हुआ है 125 वोल्ट, VL बराबर दिया हुआ है 125 वोल्ट और VR बराबर दिया हुआ है 140 वोल्ट। ये वैल्यू हमको दे दिया सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। तो विभव सोर्स यानी कि स्रोत विभव यानी वोल्टेज सोर्स का मान पूछा है कि वोल्टेज सोर्स का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के सर्किट को मैं अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज फिर मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग अगर मेरे थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप लोग इतना क्वेश्चन आपको बेहतरीन करा दूंगा, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा थर्ड टाइम्स है, जो कि तीसरी बार आपके सामने आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। बस इसमें क्या है कि वैल्यू को मैं चेंज किया हूँ। जो लोग पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो देखिए इसको मैं अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। जो लोग देख चुके हैं वो लोग एक बार वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूं कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तौर पे घूमते फिरते किसी न किसी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। आप लोग ऑप्शन भी गेस कर लिए होंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित श्रेणी अनुनाद सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो है कि VC, VL और VR की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह से मान लीजिए सर्किट कोई दिया हुआ है, ये RLC। ठीक, इस टाइप के सर्किट को मैं पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक, तो मैं सर्किट को बना करके आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है VR है। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है VL है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है VC है। ये रजिस्टेंस है, ये इंडक्टर जिसको L से डिनोट करते हैं और ये कैपेसिटर जिसको C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सर्किट को आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज हमारा कौन सा होता है, ये वाला। ये जो होता है हमेशा ये हमारा सोर्स होता है जहाँ से हमको सप्लाई देना होता है। ठीक, और यहाँ से हमारा कोई ना कोई करंट जाता है। तो दैट इज़ ये सोर्स वोल्टेज, ये हमारा करंट है और ये हमारे जो है सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर हैं। ठीक है, अगर यहीं पर रिएक्टेंस की बात करता तो हम लोग इसको लोग XL और C को हम लोग XC। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो अगर इसमें इम्पीडेंस की बात करता है इस सर्किट में तो Z बराबर हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं पिछली बार कि Z बराबर हमारा क्या होता है। अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो अगर इसका इम्पीडेंस निकालना है तो Z बराबर होता है हमारा R² प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। अभी मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन पे नहीं आया हूँ, तो पहले कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखिए। मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा जा करके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूँ, उसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये इस तरह का अगर RLC सर्किट है तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट का फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसको याद करने का सिंपली तरीका ये है कि अगर तीनों चीज़ दिया हो एक साथ सीरीज में R, L और C, तो हम क्या करेंगे कि रजिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में करड़ी में लगा करके रजिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमेशा प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है, किसी भी केस में, ठीक, प्लस एक्सेल। अगर दोनों दिया है L और C तो दोनों को घटा देंगे, जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा वाले को घटा देंगे। अगर L बड़ा है तो L में से C को घटाएंगे, अगर C बड़ा है तो C को L से घटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक। अगर यहीं पे सिंगल दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग, Z बराबर यहाँ पर अगर सिंगल दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, R स्क्वायर प्लस मान लीजिए केवल L दिया है तो एक्सेल का स्क्वायर कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। ये हमारा इस दो सर्किट के लिए यानी कि R और L के लिए। और यहीं पे अगर RC सर्किट दिया हो तब इम्पीडेंस क्या होगा, RC सर्किट के लिए इम्पीडेंस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यानी कि जो भी रिएक्टेंस दिया होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और जो इंडक्टर का वैल्यू होगा वो इंडक्टर की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, बाकी स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और तीनों एक साथ दिया हो तो उसके लिए क्या कर देंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। सिंपल, यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है, इसके आगे की प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सोर्स वोल्टेज, ठीक है, VS सोर्स वोल्टेज, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, इसका मान पूछा हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर ये V सोर्स वोल्टेज बराबर अंडर रूट, सिंपली हमारा जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है बस उसी टाइप का फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। बस यहाँ पर हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इसलिए वोल्टेज को लेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस निकालते थे इसलिए रिएक्टेंस को लेते थे, रिएक्टेंस को X से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या इम्पीडेंस निकालते थे तो वहाँ पर रिएक्टेंस लेते थे, यहाँ पर हमको वोल्टेज फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो रजिस्टेंस के अक्रॉस मान लिए वोल्टेज VR है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है हमारा VL है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC है। तो अब इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वही फार्मूला है, बस यहाँ पर बस नेम चेंज है। बस यहाँ पर क्या कर देंगे, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अभी हम बताए थे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, वहाँ पर क्या था, R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर था। यहाँ पर हम लोग वो वोल्टेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, बहुत ही आसान है। अब सीधे आंसर वाला स्टेप हमारा आने वाला है, सीधे उत्तर यहाँ से मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सारी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, VR दिया हुआ है, VL दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, देखिए ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, बस इसी फार्मूला में हमको ला कर रख देना है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। देखिए VR का स्क्वायर यानी क्या कर देंगे, 40 का स्क्वायर, ठीक, प्लस VL माइनस VC, VL हमारा कितना है 125, और VL और VC दोनों का मान सेम है, 125 यहाँ भी है, 125 यहाँ भी है। तो हम लोग रख देंगे इसको, क्या कर देंगे, VL की वैल्यू कितना है 125 माइनस 125 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को कोई स्टेप में डाउट नहीं होगा, इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू को क्वेश्चन से उठा करके रख दिए हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखिए 125 माइनस 125 कर देंगे तो यहाँ से हमारा 0 मिल जाएगा, इसको आपस में घटा देंगे, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, केवल अंडर रूट 40 का स्क्वायर, सिर्फ अंडर रूट 40 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो अंडर रूट 40 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 कर देते हैं, इस टर्म को 0 कर दिए हैं, यानी यहाँ से घट गया है। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1600। तो 1600 का अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 का अंडर रूट 4 निकल गया, 2 शून्य में से 1 शून्य हम लोग ले लिए 40, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज का मान होगा वो हमारा क्या होगा, 40 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो अगर आपको फार्मूला अगर माइंड में फिट है तो आप डायरेक्टली बिना कुछ किए आप डायरेक्ट
माइंड में ही कैलकुलेशन कर देंगे कि ये वाला टर्म आपस में जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ वी आर का स्क्वायर बचेगा। वी आर का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस था, बस थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे ही आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे गलत हो जाते हैं, तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बस आप लोग रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके माइंड में फिट होगा। देखिए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, कम पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। ये भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। स्टूडेंट्स, तो शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ डराने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा, देखिएगा कितना बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं और वही कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए इसका क्या क्या कहना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर तथा रजिस्टर एक ज्या तरंग जनित्र मतलब साइन वेव जनरेटर के साथ श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर, हम लोग बना करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कैपेसिटर तथा रजिस्टर को हम लोग साइन वेव के साथ श्रेणी में यानी सीरीज में संयोजित किए हैं, कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि आवृत्ति को इस प्रकार संयोजित किया गया है, यानी फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं, इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारा रजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो प्रत्येक अंग के चारों ओर मतलब कि इक्वल वोल्टेज, यानी कि जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज हमारा रजिस्टेंस के भी अक्रॉस है, यानी कि इक्वल वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं। होगा कि यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाया जाए तो सर्किट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो है कि रजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उनमें क्या अंतर पड़ेगा हम लोग जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। एक बार पॉज करके क्वेश्चन आप लोग हिंदी में पढ़िएगा और इसका इंग्लिश मैं यहाँ पर बगल में लिख दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ लेंगे, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। सबसे पहले श्रेणी में क्या कर दें, कैपेसिटर और रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए, उसके क्रॉस साइन वेव जनरेटर। साइन वेव जनरेटर का मतलब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक। वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज है ये C है और ये R है, इसके क्रॉस जो है क्या है, बराबर वोल्टेज है, इक्वल वोल्टेज है, यानी कि इसके क्रॉस VC है और इसके क्रॉस VR है, यानी कि VC बराबर VR है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो ये वोल्टेज VC और VR पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि VC हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा VR से, या VR ग्रेटर देन हो जाएगा VC से, या फिर VR और VC बराबर 0 हो जाएगा, या फिर VR बराबर VC हो जाएगा। तो देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन। तो ये अभी इतना तक हम लोग क्वेश्चन जो कहा था वैसे करते गए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग जानते हैं XC बराबर जो होता है 1/ωc। तो देखिए XC बराबर 1/ωc, तो ωc का मान क्या होता है 2πfc, ठीक। तो ωc के जगह पर हम लोग 2πfc रख देते हैं, 1/2πfc। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ωc का जो फार्मूला होता है वो मान होता है 2πfc, ठीक है। अगर वहाँ पर रेजोनेंट सर्किट की बात किया हो तो ωc बराबर क्या होगा 2πfc।
अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी के, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है, ठीक, फ्रीक्वेंसी के, तो एक्सी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, आवृत्ति को बढ़ाया जाए, तो आवृत्ति को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4 को हम लोग 2 से भाग दें तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब वहीं पे 4 को अगर हम लोग 6 से भाग दें तो क्या होगा, ये 2 आया, अभी हम लोग अगर बढ़ा करके भाग दें तो इससे कम ही आएगा। एक और एग्जांपल आप लोग को लेकर के समझाते हैं, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा 12 है, 12 को अगर 2 से भाग दें तो 2 छक्का 12, यानी कि ये जितना कम होगा उसकी वैल्यू जितना ज़्यादा आएगी। अब इसको हम लोग 2 से बढ़ा करके 4 से भाग देना चाहें तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 तियाई 12, देखिए वैल्यू। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो जो हमारे इक्वल में जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक। अगर यहीं पे हम लोग 12 मान लीजिए तो 4 से अगर हम लोग 12 कर दें तो 12 एक कम 12 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो इक्वल वाली वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस हमारा कम होता जाएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये पता चला कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ बढ़ाएंगे तो हमारा जो एक्सी है वो कम आ जाएगा, एक्सी कम आएगा। तो एक्सी कम आएगा तो क्या होगा कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी हमारा कम ही होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से मिटाते हैं। ये हम लोगों को समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंस है वो कम हो रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा VC बराबर VR था, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग ओम का नियम जानते हैं कि V=IR होता है, ठीक, V=IR होता है। उसी तरह से कैपेसिटर के टर्म में लिखेंगे तो VC क्या हो जाएगा, IXC हो जाएगा कि नहीं। R के जगह पर हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू रिएक्टेंस रख दिए, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये वैल्यू हमारा XC कम होगा, XC अगर कम होगा तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी कम होगा। क्यों कम होगा कि VC हमारा किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XC के, यानी कि XC का मान अगर हम लोग घटाएंगे तो वोल्टेज का मान भी हमारा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि जब हमारा XC कम होगा तो वोल्टेज का मान भी कम होगा। अगर XC को हम लोग बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या काम होता है कि XC अगर 1/f है तो अगर हर वाले वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे थे तो क्या होता था कि जो इक्वल वाली वैल्यू है वो हमारा घट रहा था। अगर यहीं इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगा। इन्वर्सली में अपोजिट होता है और यहाँ पर डायरेक्टली में हमारा सेम होता है। लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। तो अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमको पता चला कि जो VC है हमारा कम होगा और जो VR की वैल्यू है इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो जो VR हमारा हो जाएगा वो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा VC से, क्योंकि यहाँ पर VC हमारा कम हो रहा है इसलिए VC हमारा छोटा हो जाएगा और VR की वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा। स्टार्टिंग का मान ऑब्वियसली इससे हमारा कम ही आएगा और ये हमारा इस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि V=IR है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि VR की जो वैल्यू पहले थी वही अभी भी रहेगी, लेकिन यहाँ तक क्या मिला हमको कि VR इज ग्रेटर देन VC, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा B करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे तरीके से इसको रियलाइज़ कीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपली इसमें कुछ किया नहीं गया है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग करते गए।
आरसी सर्किट की बात किया, आरसी सर्किट कर दिए। और क्या कहा क्वेश्चन में कि वी आर हमारा क्या है, वीसी के बराबर है। फिर कुल मिलाकर के कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो डिक्रीज हुआ और हमारा वी आर सेम का सेम रह गया, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कोई बात ही नहीं हुआ है। ठीक है, वी आर में इस वाले फार्मूला में फ्रीक्वेंसी आता नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात नहीं किए। अगर यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ता, अगर फ्रीक्वेंसी आता तो यहाँ भी कुछ फ़र्क पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ नहीं आया है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ही वी हमारा कम हुआ तो ये हमारा वी आर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, क्योंकि वी आर की वैल्यू हमारा कांस्टेंट था, उसी जो पहले था वो अब भी है, और यहाँ पर कम हो गया तो वी सी कम और वी आर हमारा ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप लोग नोट्स में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और जैसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन आप आसानी से टिक करके आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इस पे आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कम पढ़िए लेकिन चीज़ों को बार बार पढ़िए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और यही आपकी सफलता का एक बेस्ट उपाय है। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप कम पढ़िए लेकिन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जानदार क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है, 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी। यानी कि विद्युत प्रवाह यानी करंट की बात किया है, और वोल्टेज में जो रिलेशन है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है, तो 90 डिग्री फेज बाहर है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि पावर क्या होगा। तो पावर जो होता है एक्टिव पावर, यहाँ पर एक्टिव पावर की बात किया है, वो वाली पावर नहीं, P=VI वाली पावर नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव पावर, जो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, VI cos फाई, ये फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देख करके जज करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर एंगल दिया है तो ज़रूर कोई ना कोई एंगल वाली ही फार्मूला अप्लाई होगी। एंगल दिया है तो ज़रूर कोई ना कोई फार्मूला एंगल वाला अप्लाई होगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज होंगी और बहुत ही ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। तो देखिए क्या है कि 90 डिग्री से फेज बाहर है, तो यहाँ पर हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला में cos फाई की जगह पर अगर 90 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, VI cos 90 डिग्री। अब कोई बताएगा cos 90 अंश का मान क्या होता है। cos 90 अंश का मान होता है 0। अब ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ में 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से जो हमारा पावर आएगा वो क्या है, 0 आएगा। तो क्या पूछा था, पावर क्या होगा, तो पावर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए क्या कहा था, जैसे क्वेश्चन कहा वैसे हम लोग करते गए। विद्युत प्रवाह यानी करंट और वह वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है, तो 90 डिग्री से फेज बाहर हम लोग करंट का दिखा दिए और वोल्टेज का दिखा दिए। अब हमसे पूछा है पावर क्या होगा, तो अब हम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तभी हम जान पाएंगे। तो जो पावर होगा वो एक्टिव पावर जो होता है, एक्टिव पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, VI cos फाई। अक्सर आपके एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। वोल्टेज, करेंट और एंगल दे देगा और आपसे एक्टिव पावर पूछ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज का कुछ मान दे देगा, करंट का कुछ मान दे देगा और cos फाई पूछ लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा। तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते जाएंगे और हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक इलेक्ट्रीशियन, हर एक डिप्लोमेटिक स्टूडेंट को माइंड में होना चाहिए। हर एक जो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है तो उसके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके घरों में
ये चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलने पे 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। यानी कि 10 लैंप, यानी 10 लैंप का मतलब बल्ब, 10 बल्ब है जिसकी प्रत्येक बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वाट है, ठीक। और प्रत्येक बल्ब जो है आपका 8 घंटा जलता है प्रतिदिन, ठीक है, 8 घंटा जलता है। तो उसकी मासिक खपत कितना होगा, यानी 10 लैंप जो हमारे 8 घंटे जल रहे हैं उनकी मासिक खपत यानी एक महीना में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगा। तो ऑप्शन देखिए 240 यूनिट, 360 यूनिट, 480 यूनिट या 250 यूनिट। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग अपने घर की लोड के अनुसार यूनिट निकाल सकते हैं। कोई भी डिवाइस हो, डिवाइस की रेटिंग आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे घर में कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होता है। तो चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन भी गेस कर लिए होंगे ऑप्शन कौन सा होगा, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कैसे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होगा, क्या पूछा है, पहले दिया हुआ है प्रतिदिन 8 घंटे 100 वाट के 10 बल्ब हैं, इनकी मासिक खपत क्या होगी, ठीक है, मासिक खपत क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मासिक खपत यानी कि ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा को हम लोग ई से लिखते हैं, ई मतलब एनर्जी, ठीक। तो ई बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम, P इंटू टी। अब पावर कितना है, तो पावर हमारा कितना है 100 वाट, ठीक, इंटू टाइम 8 घंटा, ठीक, इंटू अब हमको देखिए यहाँ पर क्या है, मासिक खपत की बात किया हुआ है। मासिक खपत यानी कि एक महीने में कितना दिन होता है 30 दिन, ठीक, वो इंटू कितने बल्ब हैं वो, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए पावर दिया हुआ था, पावर नोट कर लिए, कितने टाइम के लिए 8 घंटे के लिए, कितने दिन के लिए 30 दिनों के लिए, कितने बल्ब 10 बल्ब। तो बस आप लोग एनर्जी निकाल सकते हैं कि एक महीने में आपकी ऊर्जा कितनी खपत होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। क्या करेंगे, 100 गुणे 8 गुणे 30 गुणे 10 कर दीजिए, कितना आएगा करके देखिए। ये आपका आ जाएगा 24 4 टाइम्स 0, इतना वाट आवर, ठीक। गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा वाट आवर में, वाट आवर यानी कि इतना वाट घंटा। अब हम लोग यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक यूनिट जो होता है वो कितने बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट बराबर जो होता है हमारा 1 यूनिट होता है। ये आप लोग माइंड में रखिएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि 1 यूनिट बराबर कितने किलोवाट या 1 किलोवाट बराबर कितना यूनिट। तो ये आप लोग रिलेशन याद रखेंगे कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक। तो यूनिट में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग 1 किलोवाट को हम लोग के का मतलब हम बताए थे कि के का मतलब सीधे 1000 से होता है, 1000 से होता है, 1000 वाट लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर उसी तरह से कर देंगे, 240 किलो वाट आवर हो जाएगा, 240 किलो वाट आवर। इस 3 शून्य को हम लोग क्या कर दिए हैं, के में कन्वर्ट कर दिए। के का मतलब 1000 होता है, तो बस यहाँ से किलो लगा दिए, वाट आवर, ठीक। तो 240 किलो वाट आवर यानी कि यूनिट में अब हम लोगों को पूछा है तो कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट, ठीक। तो अब 240 किलोवाट में कितना यूनिट होगा, तो 240 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 240 यूनिट ऊर्जा एक महीने में खपत होगी अगर आपके 10 बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या किए हैं,
क्वेश्चन में हमारा दिया होता है 8 घंटे जलने पे, प्रतिदिन 8 घंटे जलने पे 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितना होगा। ठीक, तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। सिंपली ये फार्मूला था, ये फार्मूला हम लोग लगाएं, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। बस लगा करके वैल्यू रख दिए, जो जो वैल्यू दिया हुआ था सबको आपस में गुणा करा दिए, सबको आपस में गुणा कराएं तो इतना वाट आवर आया। इस वाट आवर को किलो वाट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, 3 शून्य को हटा करके के से रिप्लेस कर दिए तो वाट आवर में हो गया किलो वाट आवर में। अब इस किलो वाट यानी कि एक, हम जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट होता है, तो 240 किलो वाट बराबर 240 यूनिट। तो सिंपली हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली लेक्चर में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जानदार क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा, आप लोगों को जीरो से लेकर के आपके लेवल को इंक्रीज करते हुए बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद, लास्ट तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।